गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में 7वां पार्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर चल रहा था 7वां, पादपों में पोषक तत्व। ठीक है, और इसमें अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। और पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बाद में आज एक नया टॉपिक अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। नया टॉपिक क्या है? मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति स्रोत। मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति स्रोत। पोषक तत्व मृदा में कहाँ से आते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा मृदा में पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें एक तो खाद और उर्वरकों के द्वारा। किसके द्वारा? खाद एवं उर्वरकों के द्वारा। अब इसमें आप चाहे रासायनिक उर्वरक देख लें या खेतों में अपन जो सिंपली कार्बनिक खाद डालते हैं वो देख लें। कार्बनिक खाद एवं रासायनिक उर्वरक जो अपन खेतों में देते हैं, कौन कौन सा? कार्बनिक खाद एवं रासायनिक उर्वरक अपन जब देते हैं खेतों में, तो उसके द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। अब कौन कौन से अपन रासायनिक उर्वरक डाल सकते हैं और कौन कौन से कार्बनिक खाद डाल सकते हैं, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। एक तो अपन हरी खाद का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसका हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद जो जनरली गाँवों में आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो सभी जानवर रखते हैं और ये सबसे अच्छी रहती भी है। ठीक है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है, ऑर्गेनिक खेती के लिए काम आती है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी, अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड को क्या कहा था? म्यूरेट ऑफ पोटाश नाम दिया था इसको। क्या नाम दिया था? म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश कहा जाता है इसे, पोटेशियम क्लोराइड को। तो खाद एवं उर्वरकों के द्वारा। दूसरी अपन बात करें फसल के अवशेषों के द्वारा। फसल के अवशेषों के द्वारा तो देखिएगा पौधों के जो वानस्पतिक अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों के जो वानस्पतिक अवशेष कौन से होंगे? पत्तियां हो सकती हैं, जड़ हो सकती हैं, तना हो सकती हैं। ये मिट्टी में दब जाते हैं और दबने के कारण वहां पर ये धीरे धीरे सड़ते रहते हैं और सड़ने से क्या बन जाता है? इनका खाद बन जाता है और इससे ये आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, मृदा सुधारकों के द्वारा। मृदा सुधारकों के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के मृदा सुधारकों का उपयोग किया जाता है। और जैसे अपन बात करें जिप्सम इसमें डालते हैं, पायराइट इसमें डालते हैं, चूना, गंधक, इनका उपयोग किया जाता है किसके रूप में? मृदा सुधारकों के रूप में। तो जब मृदा सुधारक के रूप में आप जिप्सम का उपयोग करोगे, पायराइट का उपयोग करोगे, चूने का उपयोग करेंगे या गंधक का उपयोग करेंगे, तो इनके द्वारा मृदा में क्या प्राप्त हो जाएंगे? पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जिससे मृदा कैसी हो जाती है? उपजाऊ। ठीक है, अगला वर्षा के द्वारा। देखिए वर्षा के समय, जब बरसातों के दिनों में बादल कड़कते हैं, गरजते हैं और बिजली सी चमकती है, यहाँ पर बादलों का गर्जन और तड़कन, बिजली का चमकना, कड़कड़ाहट से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा भूमि में पहुंच जाती है, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
इसके अलावा दलहनी फसलों के द्वारा, दलहनी फसलों के द्वारा, ठीक है। अब दलहनी फसलें जितनी भी दालें होती हैं, क्या दालें, इन दालों की जो जड़ें होती हैं उनमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। दालों के जो पौधे होते हैं फिर उनकी जो जड़ होती है उन जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। क्या रहता है? राइजोबियम नामक, राइजोबियम नामक क्या रहता है? जीवाणु। और ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन को, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, कर देता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट के रूप में ये नाइट्रोजन भूमि में चली जाती है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कहा जाता है, ठीक है। अगला इसमें असहजीवी जीवाणु द्वारा, यहाँ तो जो दलहनी फसलें हैं उनमें तो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है, ये सहजीवी है, ठीक है। अब बात करें असहजीवी जीवाणु द्वारा, तो मृदा में एजेटोबैक्टर, कौन सा? वापस नाम सुने, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर एवं क्लोस्ट्रीडियम नामक असहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो मृदा में या भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 5-6 पॉइंट थे ये किसके हैं? मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत हैं। मतलब इन पॉइंटों के द्वारा या इनके द्वारा, इन विभिन्न बिंदुओं के द्वारा आप मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सकते हो। अब अगर बात करें कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पौधों में पोषक तत्वों के कार्यों की अपन बात करेंगे। पौधों में पोषक तत्वों का कार्य क्या है? कोशिका, पहला क्या है? कोशिका अवयव और उपापचय यौगिकों, पहला कार्य क्या है? कोशिका अवयव व उपापचय यौगिकों की संरचना, कोशिका अवयव एवं उपापचय यौगिकों की संरचनात्मक तत्व या अंश के रूप में, संरचनात्मक तत्व के रूप में या अंश के रूप में, पहला कार्य क्या है? कोशिका अवयव या उपापचय यौगिकों की संरचनात्मक तत्व या अंश के रूप में। दूसरा क्या होता है कि ये कोशिकीय जो अवयव हैं उनको सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट कार्य है, कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखने में, तो कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। इसके अलावा ऊर्जा का रूपांतरण ये करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तीसरा अपन लिख दें, ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण करना, ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण या स्थानांतरण करना। और चौथा कार्य एंजाइम द्वारा उत्पन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको उत्तेजित करने का ये कार्य करते हैं। एंजाइम द्वारा उत्तेजित होने वाली अभिक्रिया और एंजाइम द्वारा होने वाली या एंजाइमों की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने का ये कार्य करते हैं। तो एंजाइम, चौथा लिख दें, एंजाइम द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को उत्तेजित करना।
ये कार्य करते हैं, ये पोषक तत्व, ठीक है। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के ये विशिष्ट कार्य हैं। क्या है ये? विशिष्ट कार्य बोलते हैं, विशिष्ट कार्य, ठीक है। क्या क्या है? कोशिका अवयव और उपापचय यौगिकों की संरचनात्मक तत्व यांत्रिक के रूप में, कोश की अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखने में, तीसरा ऊर्जा रूपांतरण स्थानांतरण करना, और चौथा एंजाइम द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को उत्तेजित करना। क्लियर? अब इसके बाद में एक और बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि बृहद पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं। अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे, सूक्ष्म मात्रिक और बृहद, सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्वों क्या क्या कार्य कर सकते हैं? बृहद पोषक तत्व क्या क्या कार्य कर सकते? बृहद पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों में पहला पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कार्य। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या कार्य करते हैं पौधों में, ठीक है। तो देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे वायु और जल के द्वारा अवशोषित करते हैं। कार्बन को, हाइड्रोजन को एवं ऑक्सीजन को पौधे किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? वायु और जल के द्वारा। किसके द्वारा? वायु एवं जल के द्वारा ये अवशोषित करते हैं। पौधों के शुष्क भाग में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 40% होती है, और हाइड्रोजन की मात्रा 8% होती है। वापिस सुने, कार्बन 46% होता है, ऑक्सीजन 40% होता है, और हाइड्रोजन 8% होता है। मतलब कुल मिलाकर के पौधे में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये तीनों कुल टोटल 94% उपस्थित होते हैं। कितना? कुल कितना है? 94% मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ये आवश्यक घटक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि पादपों की वृद्धि हो जाएगी और विकास। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पादपों की संरचना का निर्माण करना और पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए पादपों की संरचना के निर्माण के लिए एवं पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कार्य करते हैं। अगला पढ़ते हैं नाइट्रोजन के कार्य, ठीक है। किसके? नाइट्रोजन के कार्य। तो नाइट्रोजन सभी जीवों में प्रोटीन का आवश्यक अंग होता है। नाइट्रोजन सभी जीवों में प्रोटीन का आवश्यक अंग होता है। मतलब इससे किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। सभी जीवों में प्रोटीन का ये आवश्यक अंग होता है, और पादपों पोषण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका नाइट्रोजन पादपों के पोषण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। नाइट्रोजन अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान रखता है। पादप पोषण में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अगर अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों की अपन बात करेंगे तो अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान होता है, ठीक है। सामान्यतः सभी मृदाओं में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, मतलब एब्सेंट रहती है। सामान्यतः सभी मृदाओं में नाइट्रोजन एब्सेंट रहती है, और मृदा में इसकी जो मात्रा होती है वो 1.0 से 5.0% होती है। मतलब सूक्ष्म मात्रा 1.0 से 5.0% होती है। हालांकि वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 78 से 80% तक होती है, लगभग 80% होती है, ठीक है। 78% से लेकर के और 80% तक होती है, लेकिन फिर भी पौधे इसका उपयोग सीधे रूप में नहीं कर पाते। फिर भी पौधे कितनी है वायुमंडल में? 80% तक नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसका उपयोग सीधे सीधे नहीं कर पाते, ठीक है। पौधे इसका उपयोग सीधे रूप में नहीं कर पाते। अतः पौधे की जड़ों के द्वारा, सुलभ रूप की अपन बात करें, इजीली अपन बात करें, तो पौधे की जो जड़ है उनके द्वारा नाइट्रोजन
नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन, NO3 माइनस को क्या कहेंगे, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और NH4 प्लस को क्या कहेंगे, इसको अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम धन आयन, ठीक है। तो पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन के रूप में अवशोषित की जाती है। किसके द्वारा, किसके रूप में, नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन के रूप में अवशोषित की जाती है, ठीक है, क्लियर।